जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के शो अवधनामा में आपका स्वागत है। और आज की हमारी कैरेक्टर हैं दिल्ली सल्तनत की एक महान शख्सियत सुल्तान रजिया। स्त्रियों के बारे में कहा गया कि उनके पास मर्दों के समान शक्ति नहीं है, मर्दों को जैसा वो परफॉर्म नहीं कर सकती और कई सारे क्षेत्रों में वो मर्दों के पीछे ही रहेंगी। ये सरासर गलत है। प्राचीन और मध्य काल का जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें भी जब स्त्रियों को मौका मिला उन्होंने एक विशेष जगह बनाई। राष्ट्रकूट राजकुमारी है चंद्र बलावे, चर्चा करेंगे। दक्कन की महिला शासक है चांद बीवी। मुगल काल की एक महिला शासक है रानी दुर्गावती। इन सब पे चर्चा करेंगे, इन सब के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। स्त्रियों को जब भी मौका मिला उन्होंने यह साबित किया कि कम का तो सवाल ही नहीं उठता, वो पुरुष से श्रेष्ठतम है। किसी को मौका दोगे तभी तो उसकी शक्ति का अंदाजा होगा, मौका दोगे ही नहीं। और 13वीं शताब्दी के मुसलमान शासक इल्तुतमिश को मैं सलाम करता हूं। आज 21वीं शताब्दी के भारत में लोग परेशान हैं। सरकार को नियम बनाना पड़ रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या ना होने पाए। सरकार को नारा देना पड़ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 13वीं शताब्दी के उस मुसलमान शासक ने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कार्यक्रम का नारा याद है ना? पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। आज की हमारी कैरेक्टर है रजिया। इल्तुतमिश के मरने के बाद गद्दी पाना इनके लिए आसान नहीं रहा। इससे पहले कि ये दिल्ली पहुंचती, रुकनुद्दीन फिरोज को तुर्की सरदारों ने गद्दी पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज की मां शाह तुर्कन, उसने मनमानी करनी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम राजा बन जाएं तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाए। कैसे? हम पिक्चर मूवी देखने जाएंगे फ्री में, हम टोल टैक्स नहीं देंगे, हम पार्किंग नहीं देंगे। बड़े सारे लोगों की जो मानसिक भावना मैंने देखी कि वो राजा क्यों बनना चाहते हैं। कहते हैं सुविधा बहुत मिलेगी। सुविधा मिलेगी 1%, चुनौती मिलेगी 99%। घर चलाना मुश्किल है। घर, एक परिवार में 6 लोग और सब अलग अलग दिशा में। जो घर नहीं चला पा रहा है वो मोहल्ला चलाएगा, जिला चलाएगा, प्रदेश चलाएगा, राष्ट्र चलाएगा। जहां जिम्मेदारियां हैं वहां चुनौती है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जिसको चुनौती से डर लगता है, जिसको जीवन में कष्ट नहीं चाहिए, उसके लिए श्रेष्ठतम नौकरी है चपरासी की नौकरी। कोई काम ही नहीं। एसएसपी के ऑफिस के बाहर बैठे, काम ही नहीं है कोई। जो भी साहब से मिलने आएगा 2-4-500 दे ही देगा। लेकिन अगर तुम्हें राजा बनना है तो चुनौतियों को
पालने का शौक रखना पड़ेगा। और इस महिला ने 13वीं शताब्दी का पुरुष प्रधान समाज, पुरुष तुर्की समाज, शाह तुर्कन ने मनमानी करनी शुरू कर दी। रुकनुद्दीन फिरोज की मां शाह तुर्कन, उसने मनमानी शुरू कर दी। उसने जब मनमानी शुरू की तुर्की सामंत बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ रजिया जब दिल्ली पहुंची तो जामा मस्जिद पर गई और वहां उसने दिल्ली के लोगों से अपील की कि मेरे पिता आपके सुल्तान ने मुझको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, और अगर आप मुझे दिल्ली की गद्दी पर बैठने में मदद करें तो मैं आपको एक सुव्यवस्थित शासन दूंगी। किसी भी कारण से अगर मैं आपके सपनों पर खरी नहीं उतरी तो आप मुझे सजा देने के अधिकारी होंगे। अब तुर्की सरदार शाह तुर्कन से नाराज थे। रजिया को मिल गया दिल्ली की जनता का समर्थन और उसने दिल्ली की तख्त पर कब्जा कर लिया। महानतम शासक का 4 साल का समय, 4 साल, 1236 1236 टू 1240, 4 साल। लेकिन वो 4 साल की कहानी इतनी रोमांचित करने वाली है, उसे कुछ हिस्से में आपको सुनाऊंगा। चालीसा का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, और ये 40 सरदार एक अलग अहम में थे कि हम चलाते हैं। अब इन 40 सरदारों को यह मान्य नहीं था, यह एक्सेप्टेबल नहीं था कि एक महिला हमारे ऊपर हुक्म चलाए। 40 सरदारों को यह एक्सेप्टेबल नहीं था, स्वीकार नहीं था कि एक महिला हमारे ऊपर हुक्म चलाए। यह चालीसा रजिया के सामने बाधा पैदा करने लगी, और जब चालीसा रजिया के सामने बाधा पैदा करने लगी तो उसने उस चालीसा को हटाने का मन बना लिया। अच्छा किया, लेकिन एक गलती कर दी। चालीसा रजिया के सामने बाधा बन गई। चालीसा को खत्म करने का मन बना लिया रजिया ने। बहुत बड़ी सीख आपके लिए है, गौर से सुनिएगा। चालीसा को खत्म करने का मन बनाया रजिया ने, बहुत अच्छा। एक गलती कर दी, चालीसा के समूह पर हमला कर दिया। अपने अधिकारियों को वो बड़े बड़े पद पर नियुक्त करने लगी, अपने समर्थकों को, और उसमें से एक था याकूत खान, हबशी, ब्लैक। याकूत खान से करीबी भी ज्यादा थी। ऐसी कहानी है, अब घोड़े तो 6 फीट 7 फीट 8 फीट के होते हैं। ऐसी कहानी है कि रजिया की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी, शायद 5-7। तो कभी कभी रजिया को घोड़े पर बैठने में याकूत मदद करता था, सहारा दे देता था। अब आप कल्पना करके देखो कि एक महिला घोड़े पे बैठ रही है और किसी ने उसे पकड़कर बैठा दिया, तो तुर्की सरदारों ने एक दूसरे को इशारा किया, ये चालीसा रजिया के सामने बनी बाधा। रजिया ने उसको हटाने का प्रयास, लेकिन गलती, हटाना गलती नहीं, समूह पर हमला, समूह पर। तुम्हारे दुश्मन जब समूह पर हैं, समूह में हैं, तब उन पर हमला मत करो, मारे जाओगे। एक तरफ इसने अपने समर्थकों से चालीसा को रिप्लेस करना शुरू किया, और दूसरी तरफ चालीसा के एक सरदार की हत्या हो गई। चालीसा एकजुट हो गई, चालीसा अलार्म्ड हो गई और एकजुट हो गई।
ये रजिया की सबसे बड़ी गलती। 4 साल में काम उसने बहुत अच्छे किए, कानून व्यवस्था की स्थापना। मनहास लिखता है कि रजिया के काल में कानून व्यवस्था अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। राजस्थान में जाकर रणथंभौर को हराया। मध्यकाल की पहली शासक, वो भी महिला। महिलाएं किसी से कम नहीं है, स्त्रियां किसी से कम नहीं है। और मैं तो ये बार बार कहता हूं कि ये दुनिया और खासकर ये देश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये देश अब स्त्रियों के नेतृत्व में ही बचेंगे। पुरुष की पारी खत्म हो चुकी है, ये एग्जॉस्ट कर चुका है। ये सत्ता पाने के लिए अब कुछ भी करेगा, जाति में तोड़ेगा, धर्म में तोड़ेगा, क्षेत्र में तोड़ेगा, गांव में तोड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्त्रियों को कमांड लेनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही रजिया की। और हर उपलब्धि से इस शासिका का दबदबा बढ़ता रहा। और ये इन तुर्की सरदारों को मंजूर नहीं कि औरत अगर घर का संचालन कर रही है, औरत के संचालन को बड़ा हे की दृष्टि से देखा जाता है। क्यों भाई, क्या कमी है उसके अंदर? आज 13वीं शताब्दी में शुरू में इनको लगा था कि ये महिला इतनी चुनौती के पृष्ठभूमि में ये महिला संभाल नहीं पाएगी। उसने सारे शंकाओं का उन्मूलन कर दिया कि मैं संभालूंगी, मैं एक योग्य पिता की योग्य बेटी हूं। और इस लेडी की हर उपलब्धि तुर्की सरदारों के लिए दर्द बनता जा रहा था। और उसी दर्द में जब इसने उन तुर्की अधिकारियों को रिप्लेस करने का प्रयास किया और उनको डराने का प्रयास किया, वो सारे एक हो गए। और एक होकर जो सबसे पहला काम उन्होंने किया, कैरेक्टर असैसिनेशन। जो सबसे पहला काम उन्होंने किया, चारित्रिक हत्या। इस देश में चारित्रिक हत्या का बड़ा प्रचलन है। बड़े खुश होते हैं लोग, बहुत खुश होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जितने भी लोगों को ऐसे व्यक्तियों से फायदा होता है, उनको उस व्यक्ति के समर्थन में उतरना चाहिए। राजनीति का नियम है कि किसी भी व्यक्ति को मारने से पहले उसका सामाजिक आधार छीन लो। अमेरिका ने इराक पर हमला करने से पहले, सद्दाम हुसैन पर हमला करने से पहले उसका राजनीतिक आधार छीन लिया, खूब बेइज्जती कराई। सद्दाम हुसैन को पोर्ट्रे किया, शैतान, राक्षस। पूरी दुनिया को कहा कि ये सद्दाम WMD रखा है। तो कहा WMD, वुमन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अरे बोले वुमन नहीं, वेपन। अच्छा बोले वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बोले ये दुनिया के लिए खतरा है, ये पूरी दुनिया को विनाश कर देगा। उन्होंने कहा अच्छा, पूरी दुनिया का विनाश करेगा? बोले हाँ। बोले तब तुम इसका विनाश कर दो। आज तक इंटरनेशनल एजेंसियां इराक में WMD ढूंढ रही हैं। यह राजनीति का नियम है, किसी व्यक्ति पर हमला करने से पहले उसका सामाजिक आधार छीन लो, उसका सपोर्ट बेस छीन लो। और जब तुम उसका सपोर्ट बेस छीन लोगे, वो कमजोर हो जाएगा। रजिया इस महिला की योग्यता इसका दुश्मन बन गई।
इस महिला का महिला होना इसका दुश्मन बन गया। और महिलाओं पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वह है चरित्र का। हालांकि महिलाओं का चरित्र का कोई मतलब ही नहीं है। कोई महिला दुनिया में चरित्रहीन नहीं होती, कोई भी। चरित्रहीन पुरुष होता है। महिला तो चरित्रहीन होती ही नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम समाज में है। कौन महिला किसी पुरुष के पीछे घूमती है? पुरुष घूमता है महिलाओं के पीछे। वैश्या भी किसी पुरुष के घर उसको बुलाने नहीं जाती, पुरुष आता है उसके दरवाजे पर कि मेरा शरीर भूखा है, मैं मर जाऊंगा। फिर वो महिला, वो वैश्या दर्द बर्दाश्त करके उसको उस दर्द से मुक्ति दिलाती है। वो चरित्रहीन है। क्या समाज है, क्या परंपरा है, क्या रीति है। पुरुष भागे महिलाओं के पीछे और चरित्रहीन महिलाएं होती ही नहीं चरित्रहीन। मैं तो महिलाओं को धरती पर भगवान का प्रतिनिधि मानता हूं, और जैसे भगवान के कई सारे भक्त से महिलाओं के भी भक्त। अब किसी भक्त को उसने आशीर्वाद दे दिया कि खुश रहे। महिलाएं चरित्रहीन होती ही नहीं। इस दुनिया की समस्त महिलाओं से और इस भारत की समस्त महिलाओं से मैं अपील करता हूं, निवेदन, कि आप एक महिला को दूसरी महिला को चरित्रहीन कहना बंद करना चाहिए। और कोई पुरुष कहे तो उसको मंगल ग्रह तक दौड़ाओ, क्योंकि महिलाएं चरित्रहीन नहीं होती। अब तुर्की सरदारों को इस महिला का जनाधार खींचना था, सामाजिक समर्थन इस लेडी का खत्म करना था, क्योंकि दिल्ली की जनता के सहारे ये गद्दी पर बैठी थी। तो उन्होंने इसके चारित्रिक हत्या करनी शुरू कर दी, कैरेक्टर असैसिनेशन। कि बताओ यार, तुर्कों की बेटी और हफ्सी से अफेयर। बाद में मूवी बनी, बॉलीवुड ने मूवी बनाई रजिया सुल्तान, इस कहानी की पुष्टि कर दी, लोगों के मन में बिठा दिया कि हां अफेयर था। महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ी चुनौती है। पुरुष उन्हें रोकने के लिए उनके चरित्र पर अटैक करता है। इंदिरा गांधी जी पर कितना हमला होता था। और तुर्की सरदारों ने इस लेडी को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये अफेयर चल रहा है, वो भी हबशी से। तुर्की जनमानस दुखी हुआ कि यार ये तो गलत बात। और फिर इन चालीसा के सरदारों ने षड्यंत्र करना शुरू किया। पंजाब का गवर्नर था अल्तूनिया, उसने विद्रोह कर दिया। सब जानते थे कि इस लेडी का जन समर्थन दिल्ली में है, तो सबका यह प्लान था कि इसको दिल्ली से बाहर निकालो। पंजाब के गवर्नर अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। यह दिल्ली से निकली अल्तूनिया का विद्रोह दबाने के लिए। अल्तूनिया ने इसको हराकर बंदी बना लिया। याकूत खान की हत्या पहले ही हो चुकी थी। अल्तूनिया ने इसको हराकर बंदी बना लिया। और जैसे ही अल्तूनिया ने इसको बंदी बनाया, दिल्ली में मौजूद चालीसा खुश, सारा डिपार्टमेंट आपस में बांट लिया। अल्तूनिया को भूल गए। जो मुख्य हीरो है इस घटना का, जिसने रजिया को हराकर बंदी बनाया, उसको भूल गए। साहब दिल्ली में आपस में बांट लिया।
फाइनेंस तुम्हारा, डिफेंस तुम्हारा, अस्तबल तुम्हारा। अल्तुनिया को भी यह बात पता चली कि यार हमको तो कुछ दिया ही नहीं। और रजिया ने एक अंतिम गेम खेला। उसने अल्तुनिया से कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो, मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, मैं रानी हूं, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम राजा। अल्तुनिया को बात समझ में आ गई कि यार महिला तो सही कह रही है, और अल्तुनिया ने रजिया से शादी कर ली और दोनों ने दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू किया। चालीसा अलार्म्ड हो गई, चालीसा सतर्क हो गई कि महिला ने अंतिम गेम खेल दिया है। और फिर उस चालीसा ने कैथल, एक जगह पड़ती हरियाणा में, वहां पर दोनों की हत्या करा दी। और इस तरह से मध्यकाल में एक बहुत ही रोमांचक व्यक्तित्व का अंत हो गया। अब सल्तनत की सारी जिम्मेदारी चालीसा के हाथ में है। चालीसा बन गई किंग मेकर, और किंग मेकर कभी भी ताकतवर व्यक्ति को किंग नहीं बनाएगा। तो रजिया के बाद अलाउद्दीन मसूद, पर अलाउद्दीन मसूद अपनी परिस्थिति का आदमी नहीं था। न परिस्थिति की समझ, न प्राथमिकता की समझ, न नीतियों की समझ। अलाउद्दीन मसूद के बाद नसरुद्दीन महमूद, S इज इक्वल टू S, सल्तनत इज इक्वल टू सुल्तान। सुल्तान कमजोर, प्रभावहीन। तो जब सुल्तान कमजोर और प्रभावहीन, तो सल्तनत कमजोर और प्रभावहीन। तुर्कों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह, ये खत्म। अब तुम्हारी कहानी खत्म। एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और यहीं पर नसरुद्दीन महमूद ने अपना एक नायब नियुक्त किया, गियासुद्दीन बलबन। नसरुद्दीन महमूद एक साधारण, सिंपल, ऑनेस्ट, सरल सुल्तान। लेकिन उसका नायब योग्य, महत्वाकांक्षी, प्रभावशाली, खतरनाक। समय की डिमांड का आदमी गियासुद्दीन बलबन। और एक दिन नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और दिल्ली की तख्त पर आसीन हुआ गियासुद्दीन बलबन, सल्तनत के इतिहास का एक अहम नायक। क्या काम किया इस आदमी ने। इसकी योग्यता बचपन में इसके लिए बहुत खतरनाक साबित हुई थी। बड़ा योग्य आदमी था, समझदार था, और योग्य और समझदारों से यह दुनिया बहुत नफरत करती है। आपकी जब भी दुश्मन ज्यादा होंगे तो आप ये मान लीजिएगा कि आप योग्य आदमी हैं। जब भी आपकी ज्यादा बुराई होती हो, ये दुनिया मूर्खों को बड़ा पसंद करती है, मरे हुओं को बहुत पसंद करती है। घर में भी है, घर में भी यही है। जो लड़का मां बाप की सारी बातें मान लेता है, सारी, पड़ोसियों की सारी बात, रिश्तेदारों की सारी बात। मां बाप की तो सारी मानना बहुत अच्छी बात है, रिश्तेदारों की। कभी ना कभी किसी ना किसी बात से तो आप डिसएग्री करेंगे। आप काले रंग की शर्ट नहीं पहनना चाहते, आपके पिताजी कह रहे हैं काला कपड़ा पहनो। आप कम से कम कह सकते हैं कि पिताजी मुझे काला रंग नहीं पसंद है।
गुलाम मानसिकता के लोग समाज में बहुत पसंद किए जाते हैं और उनकी बड़ी तारीफ होती है। जिंदा मानसिकता के लोगों का बड़ा विरोध होता है, उनके पीछे बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। इसलिए जब भी आपके पीछे बुराई हो रही है, कहानियां बन रही हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, आप योग्य आदमी हैं। तो बचपन में बलबन के भाइयों ने उसको बगदाद के गुलाम बाजार में भेज दिया। आप सोचो उन भाइयों को इस व्यक्ति से कितनी नफरत रही होगी। योग्य आदमी था, मां बाप मानते थे। इसके भाइयों ने इसको बगदाद के गुलाम बाजार में भेज दिया और ये अपने मालिक के साथ हिंदुस्तान चला आया। और आप इसकी योग्यता देखो, इल्तुतमिश के काल में 40 का सदस्य बना और फिर विकास करते करते नायब, और नायब से सुल्तान, और दिल्ली सुल्तान के रूप में तो इसकी इतनी ख्याति है। अब मैंने आपसे शुरू से ही कहा कि इतिहास पढ़ाना तो एक चुनौती है, और खासकर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाना और भी चुनौती है। अब आज का जो समय है, अब हमारे मुख्यमंत्री जाति के हिसाब से क्षत्रिय हैं, तो जब वो किसी अपराधी के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और बाय चांस, बाय डिफॉल्ट वो अपराधी, वो क्रिमिनल किसी दूसरी जाति का हुआ, तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी पे आरोप लग जाता है कि जातिवादी। अरे छत्री हैं, छत्रियों को प्रमोट करते हैं और ब्राह्मणों को जो है दमन करते हैं। सपा सरकार पे आरोप लगता था कि यादवों को प्रमोट करते हैं, बाकी लोगों को। ये सब काल में होता है। मध्यकाल सल्तनत काल में राजा कौन है? मुसलमान। सामंत कौन है? हिंदू। और देखो अपने अपने इलाकों में सामंतों की दशा। और नहीं देख पा रहे हो तो मूवी में देख लो, सामंत का मतलब क्या? गंगा, जमुना, सरस्वती, कोयला। सामंत को अगर देखना चाहते हो तो बॉलीवुड की कोई मूवी उठा के देख लो। उन सामंतों से उस शासक को निपटना है। शासक को निपटना है सामंत से। तो ताकत का प्रयोग तो करेगा ही। अब उस शासक और सामंत की जो लड़ाई है उसको दूसरे आईने से दिखाई जाती है, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई। गयासुद्दीन बलबन सुल्तान है, राज्य को मजबूत करेगा, सुल्तान को मजबूत करेगा, जो विरोध करेगा उसका दमन करेगा। 40 को भी मारा उसने, पर उस पर कोई चर्चा नहीं करता। जो सामंतों के खिलाफ उसने दमनात्मक कार्रवाई की, अरे भैया मुसलमान था भैया, हिंदुओं से बहुत चिढ़ता था भैया। हां, हिंदुओं से नहीं चिढ़ता था, वो गैर तुर्क से चिढ़ता था। हिंदुओं से नहीं चिढ़ता था, जो भी गैर तुर्क, नॉन टर्क होते थे उनसे वो चिढ़ता था। उसने एक वंशावली रजिस्टर बनवाया था, उसमें जो कन्वर्टेड मुसलमान अधिकारी बन गए थे उनको निकलवा के फिकवा दिया। कमाल महिया अमरोहा का, कमाल महिया अमरोहा का कन्वर्टेड मुसलमान था। अरे बोला ये भगाओ इसको। रेशियल था बलबन, नस्लवादी था। उसका स्टेटमेंट है बड़ा फेमस कि जब भी मैं किसी नीच वर्ण को देखता हूं मेरा हाथ मेरे तलवार पे चला जाता है। लेकिन जो सल्तनत की धारा डगमगा रही थी रुकनुद्दीन फिरोज से, उस डगमगाती धारा को उसने संभाला। प्राथमिकता के हिसाब से नीतियां बनाई और शानदार
पहली प्राथमिकता चालीसा। जब तक चालीसा रहेगी और मजबूत रहेगी, सुल्तान को परेशान करेगी। रजिया की हत्या करवाई, सिर्फ सुल्तान को परेशान नहीं करेगी, सल्तनत को भी परेशान करेगी। और चूंकि बलबन चालीसा का हिस्सा था, तो उसे इसकी ताकत का भरपूर अंदाजा था। क्या पॉलिसी लगाई उसने, धीमी और अनावरत। पहली चुनौती चालीसा, फिर वही डायग्राम बनाना है, चुनौती समाधान। पहली चुनौती चालीसा, और ये चालीसा रजिया के लिए घातक बन गई थी, क्योंकि रजिया ने समूह पर हमला किया। बलबन ने यह गलती नहीं दोहराई, उसने नीति अपनाई धीमी और अनावरत, स्लो एंड स्टेडी। इन 40 सरदारों में से आधे को उसने भेज दिया दुरूह अभियानों पर, डेंजरस एक्सपीडिशन, मंगोलों के खिलाफ। बुलाया उनको, खान साहब सर। अरे बोला, खान आपकी तलवार जब उठती है तो सारे ग्रह हिलने लगते हैं। अरे बोले, सर अल्हम्दुलिल्लाह। बोले, ये काफिर मंगोल इस्लाम को चुनौती दे रहे हैं। बोले, सरकार अभी जा रहे देखने। आधा चालीसा के सदस्यों को भेज दिया उत्तर पश्चिम, और जब ये उत्तर पश्चिम की तरफ गए, मंगोलों को सूचना दे दिया खान साहब जा रहे हैं। मंगोलों ने खान को डाल के घुमा दिया। स्लो एंड स्टेडी, आधा को तो मरवा दिया उत्तर पश्चिम में, जो आधे इधर बचे दंडित किया, मारा उनको। किसके नाम पर? अल्लाह के नाम पर, कानून के नाम पर। कहा, न्याय देना अल्लाह का काम है। क्यों भाइयों? मुसलमान, बिल्कुल, न्याय देना अल्लाह का काम है। मालिक बकबक करके एक चालीसा के सरदार थे, उन्होंने मार दिया, उनका नौकर मर गया था। उसने उस नौकर की वाइफ से कहा कि इनको मारो, तुमको जितना मारना हो। ये समझना है, ये सीखना है। कल तुम्हारे सामने भी दुश्मनों का एक समूह होगा। रजिया की तरह मत खेलना, नहीं तो मार दिए जाओगे। बलबन की तरह खेलना, यह है शिक्षा का काम। शिक्षा सोचने पर मजबूर करती है, सोचने से कनेक्टिविटी पैदा होती है, और कनेक्टिविटी से समझदारी, और वो इतिहास की सीख वर्तमान की चुनौतियों में काम आती है। क्या अंदाज से उसने इस चुनौती का सामना किया, क्या शानदार तरीके से। तो पहली चुनौती चालीसा, कौन सी नीति? स्लो एंड स्टेडी, STEADY, धीमी और अनवरत। दूसरा चुनौती सुल्तान की खस्ता हालत। ये किंग मेकर के दौर में सुल्तान की पूरी इमेज धूमिल हो चुकी थी। अब उसको सुल्तान की जो इमेज है उसको शक्तिशाली बनाना था, क्योंकि शक्तिशाली सुल्तान शक्तिशाली राज्य का निर्माण करेगा। स्थायी सेना बनाने का पैसा था नहीं, तो उसने धर्म का सहारा लिया। जैसे उत्तर वैदिक काल में के राजाओं ने धर्म का सहारा लिया। कौन सा सहारा? कर्मकांडों का। अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय, कनेक्ट करना। उत्तर वैदिक काल का राजा, जनपद का राजा, दायित्व तो बढ़ा, अब शक्ति भी बढ़ानी है।
स्थायी सेना बनाना अभी भी संभव नहीं है, तो उसने रिचुअलों का सहारा लिया, कर्मकांडों का। अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय, वही काम बलबन ने भी किया। दायित्व बढ़ा, अब शक्ति बढ़ानी है, तो उसने धर्म का सहारा लिया। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स, राजत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स। कहा सुल्तान एक आम आदमी नहीं है। लोगों ने कहा फिर कौन है सुल्तान? बोले सुल्तान जिल्ले इलाही है। लोगों ने कहा मतलब शैडो ऑफ अल्लाह। अब जब सुल्तान शैडो ऑफ अल्लाह है, तो किस मुसलमान सरदार की औकात है कि सुल्तान के साथ बदतमीजी करेगा? और अगर करेगा तो अल्लाह के साथ कर रहा है, और अल्लाह के साथ अगर कर रहा है तो सिर्फ मुसलमान सरदार ही नहीं उसको मारेंगे, मुस्लिम जनता भी मारेगी। डिवाइन राइट्स। उसने कहा सुल्तान जिल्ले इलाही है, शैडो ऑफ अल्लाह। और अल्लाह का सबसे बड़ा काम क्या है? न्याय देना। तो उसने सबसे ज्यादा एम्फसिस किस पे दिया? न्याय पे। और चूंकि सुल्तान अब अल्लाह का साया है, तो अब सिजदा और पैबोस, अब गुड मॉर्निंग नहीं चलेगा कि गुड मॉर्निंग इल्तुतमिश। अब सुल्तान अल्लाह का प्रतिनिधि है, तो अब जो भी लोग दरबार में आएंगे वो सजदा और पैबोस करेंगे। और इस तरह से उसने सुल्तान की स्थिति को मजबूत किया। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। पढ़ो मत मुझसे, मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझसे सीखो। पहला वर्ड इंटरेस्ट, दूसरा वर्ड प्रायोरिटी, तीसरा वर्ड अंडरस्टैंडिंग, चौथा वर्ड रिलीजन। पढ़ो मत, सीखो। और इस सीख को सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, ज्योग्राफी में भी लगाओ, इकोनॉमी में भी लगाओ। दर्द होगा शुरू में, होने दो। जो भी तपेगा बस वो ही बदलेगा, नियम है ये। और जो तपेगा वो चमकेगा। चंद्रमा नहीं तप रहा है, दूसरे की रोशनी से चमकता है। लोग कहते हैं चंदा मामा, चंदा चाचा नहीं कहते, चंदा मामा। जो कमजोर है वो मामा। सूरज तप रहा है, चमक रहा है, खुद भी उजाला दे रहा है, चंद्रमा को भी कह रहा है तू भी ले ले मुझसे थोड़ा सा उजाला। तुम 20 साल के लोग, 21 साल के लोग, 22 साल के लोग, तुम डिप्रेशन में हो, खड़े हो जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कमरे में खड़ा होगा जी सर। अरे खड़े हो जाने का मतलब जाग जाओ, मां बाप का सम्मान करो। अगर तुम मां बाप का सम्मान नहीं करते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देश, समाज, राष्ट्र, विश्व, इनके बारे में सोचो। स्त्रियों का सम्मान करो, खुद बदलो और समाज को बदलो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद।